Hello everybody, how are you all? कैसे हो आप लोग? Hope you guys are studying well, solving problems on mole concept. Fine everybody. So today we will finally conclude this chapter. आज अपन इस chapter को खत्म करने वाले हैं. Fine. We have extended it a lot, काफी लंबा कर दिया इसको. But fine, we'll cover this. We'll wind this up today. आज हम लोग क्या है मोल कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे खत्म कर देंगे और आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे और पिछले साल के कुछ प्रॉब्लम्स भी अपन ट्राई कर सकते हैं करेंगे आज, है ना? कुछ जेई मेंस लेवल्स के, जेई मेंस तो नॉर्मल है अपन जो करते हैं वही, कुछ जेई एडवांस लेवल के भी आज हम लोग कर लेंगे डिस्कस. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. फाइन, ओके, लेट अस स्टार्ट. सो गाइज आज का अपना जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पहले कवर करनी है. उसके बाद जो है अपन फुल फ्लेज we will take up few problems and finally conclude this chapter. Fine. तो जो पहली चीज हमें देखनी है that is ppm. See what is ppm? ppm is parts per million. This is parts per million. Fine. पार्ट्स पर मिलियन मतलब आप समझ ही रहे हो कि मिलियन में कोई एक पार्ट होगा, है ना? सो ppm it is used when the concentration of solute is very less as compared to the solvent. जब ऐसा बोलेंगे कि बहुत कम सल्यूट हो सॉल्वेंट के हिसाब से तो ppm यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हम यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस solubility of dissolved gases and ions in water. जैसे ड्रिंकिंग वाटर में एक सर्टेन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल नहीं, मतलब जो पीने लायक पानी है. फाइन. सो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कि कुछ तो नंबर ऑफ आयंस का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इन ऑर्डर टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, राइट? So ppm is normally used when the concentration of solute is very less. ये normally हम solution के लिए use नहीं करते हैं. It is used when the solubility of one component, let's say solute, is very less as compared to the another component. ठीक है, तो ये तभी यूज होगा जब एक component की solubility relatively काफी कम होगी. I hope everybody is clear with this, है ना? तो ये हर बार यूज नहीं करते. पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख में कोई एक पार्ट, राइट? सो 1 in a million is called पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन है ना, मास, तो बेसिकली यहाँ पर मोल यूज नहीं करते. तो यहाँ पे ppm जैसे तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B. मास ऑफ A यदि बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ B तो हम ppm यूज करेंगे. तो हम ppm का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं. कब? जब एक का कंपोनेंट का मास बहुत कम है और दूसरे का रिलेटिवली काफी ज्यादा है. आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. तो अब मान लीजिए अपन इस तरह से बात करते हैं कि A कंपोनेंट का मास है ma और B कंपोनेंट का मास लेट से है mb. तो मिलियन में कितना पार्ट A है? तो ppm यदि हम निकालें A का, सो दैट इज ma अपॉन ma प्लस mb इंटू मिलियन, दैट इज 10 raised to the power of 6, है ना? जैसे मोल फ्रैक्शन में क्या करते थे, na अपॉन na प्लस nb इंटू 1, उसी तरह ppm में क्या करेंगे, उसी तरह से ppm B का क्या आएगा, mb अपॉन ma प्लस mb इंटू 10 raised to the power of 6. अब यदि हम सारे मिलियन के पार्ट्स ऐड करेंगे तो मिलियन ही मिलेगा, राइट? यदि हम मिलियन के पार्ट्स को ऐड करेंगे, सो गाइस व्हाट विल वी गेट? इफ यू आर एडिंग पार्ट्स ऑफ अ मिलियन देन विल ऑब्वियसली गेट मिलियन. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस. सी, यदि हम जैसे फ्रैक्शंस ऐड करते थे मोल फ्रैक्शन में तो हमें 1 मिलता था क्योंकि हम 1 के पार्ट्स को ऐड करते थे. यहाँ पर जब हम मिलियन के पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलियन मिलेगा. सो ppm ऑफ A प्लस ppm ऑफ B कैसे लिख सकते हैं? ma अपॉन ma प्लस mb प्लस mb अपॉन ma प्लस mb, कॉमन निकाल करके हम लिख सकते हैं 10 raised to the power of 6. आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, है ना? ये वाली बात आपको क्लियर है?
Now we can write MA plus MB upon MA plus MB into 10 raised to the power of 6. This will get cancelled. So what will we get? We will get a million. तो हम मिलियन के पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलियन मिलेगा. I hope guys it is clear. जैसे मान लो, जैसे A का मास आपको दे रखा है 1 मिलीग्राम और B का मास दे रखा है लेट्स से 10 की पावर 3 ग्राम, राइट. तो ये हम यहाँ पर इस केस में A का मास बहुत कम है दूसरे से और मिलियन के पार्ट्स में कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो हम देखते हैं ppm A का क्या आता है अपने पास. तो ये आया 1 मिलीग्राम यानी 10 की पावर -3 ग्राम. ये 10 की पावर -3 प्लस 3 इंटू, ठीक है, 10 की पावर 6. तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 3 ही लिख सकते हैं. तो हमें क्या मिला? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3. सो ये आएगा 10 की पावर 3 -3 10 की पावर 0 यानी कि 1. यानी कि 1 मिलियन में एक पार्ट है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? यदि 1 मिलियन की बात करें तो 1A आउट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6. तो एक पार्ट हुआ मिलियन में. तो ये ऑब्वियसली तब यूज करेंगे जब एक पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली काफी कम हो. आई होप गाइस यू अंडरस्टूड दिस, है ना. और आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो. तो इस तरह से हम ppm यूज कर सकते हैं. अच्छा एक चीज देखो, मान लो जैसे नॉर्मली सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट तो होता है वाटर, और वाटर के केस में हम ये जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है इसकी वो होती है 1 ग्राम पर ml, या फिर अपन बोल सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना. तो इसका मतलब इसके 1000 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होगा या फिर 1000 ml होगा, राइट. तो कई बार हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ppm ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब क्या है? वी कैन राइट 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट, ये बात आप याद रखेंगे, इन 1 लीटर वाटर. 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में यदि होगा, so that will translate into 1 ppm. See, let us try to understand how are we saying so. हम ऐसे कैसे बता पा रहे हैं? देखो 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर बोले तो क्या? 1 मिलीग्राम इन 1000 ग्राम. सो ppm हमें निकालना है लेट्स से कंपोनेंट A का. तो कैसे निकालेंगे? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर 3 इंटू मिलियन. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. ये वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट we can write this. So this will become 10 की power -3 into 10 की power 3. So that will become 1 यानी ppm, 1 ppm. So 1 milligram per liter is 1 ppm. I hope you guys have understood this. So let us extend it further. 1 milligram per liter is actually 1 ppm. Fine. 2 milligram per liter is actually 2 ppm. Taking it forward, 3 milligram per liter will translate into 3 ppm. Fine. 4 milligram per liter is 4 ppm. तो बच्चों देखो व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ. हमने ये सीखा है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज एक्चुअली 1 ppm, ठीक है. और ppm तब यूज करते हैं जब एक कंपोनेंट काफी कम हो दूसरे से, ठीक है ना. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस. चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे. क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी दिस. 10 milligram of calcium carbonate is dissolved in let's say 100 liter of water. 10 milligram of calcium carbonate is dissolved in 100 liter of water. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 in parts per million, that is ppm. So guys, what have we seen? हमें सीखा है कि 1 milligram per liter is translates to 1 ppm. So we have 10 milligram in 100 liter, so that will become 1 milligram. Fine.
1 milligram in 10 liter. So that is 0.1 milligram in 1 liter. ठीक है, तो 0.1 मिलीग्राम है 1 लीटर में, राइट? तो कितना ppm हुआ बताओ? 1 milligram in 1 liter is 1 ppm. 2 milligram in 1 liter is 1 ppm. 3 milligram in 1 liter is, जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा है, जैसे देख सकते हो, जैसे हमने पिछले बार क्या किया था, जैसे हमने सीखा था, सी यू कैन चेक इट, 1 milligram per liter is 1 ppm, 2 milligram per liter is 2 ppm, 3 milligram per liter is 3 ppm. ठीक है, I hope you guys have understood this. So taking it further, तो यहाँ पे 1 milligram in 1 liter is 1 ppm. So 0.1 milligram in 1 liter is actually 0.1 ppm. ठीक है, तो I hope you guys have understood this. तो ये हो गया ppm का कॉन्सेप्ट, बहुत आसान। 1 मिलीग्राम पर लीटर को नॉर्मली हम बोल देते हैं 1 ppm। एक होता है ppb, यानी क्या? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, देखो मिलियन होता है 10 की पावर 6 यानी 10 लाख, बिलियन इज 10 की पावर 9, दैट इज 100 crores, है ना? तो इट इज यूज्ड व्हेन द concentration of certain ion is very very less, is very very less। यदि बहुत ज्यादा कम है तो, एग्जाम्पल जैसे फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पानी में बहुत कम होता है, लेड 2+ का कॉन्सेंट्रेशन पानी में कम होता है। if these ions are in excess, then water will not be fit for drinking। ठीक है, यदि ये आयन बहुत ज्यादा बोल सकते हो एक्सेस में रहेंगे, then in that case water will not be suitable for drinking, है ना? तो इसलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली बहुत कम होता है। तो यदि हम ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि एक कंपोनेंट A है, उसका मास Ma है, दूसरा कंपोनेंट B है, उसका मास Mb है, तो this will be used when Ma is very 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 less than Mb। So if we have to define this, यदि हमें इसको डिफाइन करना है, तो ppm कंपोनेंट, सॉरी ppb है यहाँ पे, ppb कंपोनेंट A का कैसे लिखेंगे हम? Ma अपॉन Ma प्लस Mb इंटू बिलियन। सिमिलरली ppb कंपोनेंट B का कैसे लिखेंगे? Mb अपॉन Ma प्लस Mb इंटू बिलियन। उसी तरह से यदि हम बिलियन के पार्ट्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम बिलियन के पार्ट्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बिलियन। इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा बिलियन। वी कैन सी दिस एज वेल। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। तो ये जाएगा 10 की पावर 9 Ma अपॉन Ma प्लस Mb प्लस Mb अपॉन Ma प्लस Mb। So cool guys, this will become 10 raised to the power of 9 Ma plus Mb upon Ma plus Mb. So that will become 10 raised to 9. So this is how we can calculate. तो एक और चीज है, जैसे पिछले बार हमने क्या देखा था कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है? 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी नॉर्मली सॉल्वेंट तो वाटर ही होगा, है ना? यहाँ पे भी नॉर्मली the solvent will be water। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट विल बी वाटर। यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर होगा। तो यहाँ पे 1 लीटर इज 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइक्रोग्राम दैट इज 10 raised to power of -6 ग्राम इन 1 लीटर वाटर। लेट अस सी हाउ। यदि 10 raised to power of -6 ग्राम है, ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे? 10 raised to -6 plus 10 raised to 3 into 10 raised to 9। So we can write this 10 raised to -6 upon this will become 10 raised to 3 into 10 raised to 9। So that is 10 raised to power of 3 upon 10 raised to power of 3। So ये हो जाएगा 1। So guys, I hope you have understood this, है ना? I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। So let us see what we have to do about it। 1 let's say microgram per liter will translate to 1 ppb, है ना? 2 माइक्रोग्राम पर लीटर will again become 2 ppb।
सिमिलरली यदि हम आगे देखते जाएं इसी तरह से, है ना, तो क्या होगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर। तो उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइक्रोग्राम पर लीटर इज 3 ppb। तो ये हो गया ppm और ppb का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो आपको देखना है कितना माइक्रोग्राम है पर लीटर, दैट इज इट। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 in a solution which contains 1 milligram per liter of CaCO3 और that is in ppb, ठीक है। चलो, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 10⁻³ माइक्रोग्राम पर लीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ppb। जैसे 1 माइक्रोग्राम पर लीटर 1 ppb होता था, 10⁻³ माइक्रोग्राम पर लीटर है, तो हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, दिस इज ppb, है ना। देखो बच्चों, ये हमने सीखा ppm और ppb, जो कि काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेना है नहीं। अब अपना एक और टॉपिक है, दैट इज फॉर्मेलिटी। सी व्हाट इज फॉर्मेलिटी। जैसे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो उनका जो मोलर मास है, उनका जो मोलर मास है और मास ऑफ 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। अब ये कहां से आई बात, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, यदि लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं NaCl की। तो NaCl में क्या होता है, Na+ और Na+ क्या करते हैं, सिमिलर आयन से रिपेल करते हैं, रिपल्शन होता है इनका। और Cl- और Cl- क्या करेंगे, ये भी सिमिलर आयन से, ये करेंगे रिपल्शन, ठीक है। तो और Na+ को यदि हम साथ में रखते हैं Cl- के, तो ये अपोजिट आयन से, इनका क्या होगा, अट्रैक्शन। तो Cl- रिपेल करेंगे, Na+ रिपेल करेंगे, और Na+ और Cl- क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। आई होप गाइस दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जब, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो जब एक लैटिस बनता है किसी क्रिस्टल, या फिर बोल सकते हैं किसी कंपाउंड का लैटिस बनता है, तो क्या होता है, लेट अस सी दिस। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लैटिस होता क्या है, लैटिस क्या होता है, विल सी दिस। कटायन के बाजू में होगा अनायन, और अनायन के बाजू में भी कटायन। कटायन कटायन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, अनायन अनायन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं NaCl की, है ना, अपन बात कर रहे हैं NaCl की, कूल। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो Na+ होगा, उसके बगल में Cl- होगा, फिर Cl- होगा, फिर नीचे Na+ होगा, फिर यहाँ पे Cl-, फिर Na+, ठीक है ना, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, इस तरह से चलता रहेगा। फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं, हम इनको इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब एक जो स्ट्रक्चर बना स्पेस में, हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं लैटिस। क्योंकि देखो, एक सॉल्ट जो है, उसका क्रिस्टल जो है वो तो बहुत बड़ा होगा। तो लैटिस क्या है, लैटिस क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट repeating structure, it is the smallest repeating structure of a crystal।
तो ये क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टल बनता कैसे? अनलाइक चार्जेस एक साथ रहते हैं तभी स्टेबिलिटी होगा। यदि लाइक चार्जेस रहेंगे एक साथ तो वो रिपेल करने लगेंगे, उससे क्रिस्टल बनेगा नहीं। तो आयनिक सब्सटेंस का क्रिस्टल होता है, और क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लैटिस। ठीक है। अब देखो लैटिस में बहुत सारे एटम्स हैं, Na+ के भी और Cl- के भी, और वो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे में शेयर्ड होते हैं। जैसे ये वाला Na+ जो है बगल वाले यूनिट सेल में भी शेयर हो जाएगा, राइट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्लास 12th में अपन पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव हम बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, यदि हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस इन अ यूनिट सेल की, कि एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दैट कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, तो यहाँ पे Na+ इफेक्टिवली 4 होता है, Cl- इफेक्टिवली 4 होता है। तो यहाँ पे हम इसको Na+4 और Cl-4 ना लिख करके सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला बनता है NaCl। तो ये Na4Cl4 लैटिस का फॉर्मूला है, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे NaCl क्या है? इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl लैटिस। ये NaCl लैटिस का इंपेरिकल फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, तो अब द व्हाट इज फॉर्मूला मास नाउ? फॉर्मूला मास क्या होता है? तो फॉर्मूला मास इसके फॉर्मूला का ही मास है, इट इज नथिंग एल्स। ये जो NaCl फॉर्मूला है इसका ही मास है। तो फॉर्मूला मास को ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो ये एक आयनिक कंपाउंड के बेसिक फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है, वी कॉल इट फॉर्मूला मास। तो हम सीधा बोलें कि मोलर मास, या फिर ऐसा बोलें मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। मोलर मास जो आयनिक कंपाउंड्स का है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। इज दैट क्लियर? द मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। एंड व्हाट इज फॉर्मेलिटी? बाय द वे, लेट अस डिफाइन इट। फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि होता, जैसे हम लोग मोलर मास के जगह फॉर्मूला मास यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो व्हाट इज फॉर्मेलिटी? तो फॉर्मेलिटी कुछ नई चीज नहीं है, इट इज मोलैरिटी फॉर आयनिक कंपाउंड्स। इट इज सिंपली मोलैरिटी फॉर solubility of आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स के solubility के लिए सीधा सा मोलैरिटी ही है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। नाउ यदि हम बात करें इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है कैपिटल F। F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी है, जो मोलैरिटी था आयनिक कंपाउंड के लिए वही फॉर्मेलिटी है। तो बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, डाइल्यूशन फॉर्मूला, बट फॉर्मेलिटी ज्यादा गाइस यूज करते नहीं है, मोलैरिटी यूज करते हैं। उसको लिखेंगे F1V1 इज इक्वल टू F2V2, जैसे पिछले बार लिखते थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और F फाइनल कैसे लिखेंगे? समेशन FI अपॉन समेशन VI, जैसे पिछले बार कैसे लिखते थे? समेशन MI अपॉन समेशन VI। तो ये नया कुछ नहीं है, इट इज सिंपली मोलैरिटी फॉर एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सी वी हैव कंप्लीटेड मोल कॉन्सेप्ट। और देखो मोल 1 हुआ है, ये मोल 2 आता है। एक मोल 2 आप लोग आगे पढ़ोगे, उसमें आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइट्रेशंस और बहुत सारी चीजें। यदि आप एन अवस्थी वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें मोल 1 प्लस मोल 2 दोनों है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और भी बहुत सारी चीजें, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम वगैरह हो गया, टाइट्रेशन हो गया,
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये सारी चीजें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आप मोल 2 में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो गाइज मोल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है? मोल 1 में हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स एंड यू आर प्रैक्टिसिंग द सेम एज वेल। ठीक है, तो आज क्या करेंगे अपन, कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेई एडवांस्ड के, और फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को माइंड कर देंगे। तो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन विद अस। क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 350 ml of a diatomic gas, the weight of 350 ml of a diatomic gas at 0 degree Celsius and 2 atmospheric pressure is 1 gram. Calculate the weight of one atom, या फिर बोल सकते हो mass of one atom. ठीक है ना, 1 atm नहीं, एक मिनट। So there are 4 options. पहला ऑप्शन है 16 Na, दूसरा ऑप्शन है 32 Na, this is the third option, that is 16 upon Na, and we do have fourth option, that is 32 upon Na. ठीक है गाइस, so this is the question with us and we need to solve it. तो देखो हमें करना क्या है, यहाँ एसटीपी पे नहीं दिया है बिकॉज यहाँ पे 2 एटीएम प्रेशर है, राइट? तो यहाँ पे हमें एसटीपी पे नहीं है बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, दैट इज 2 एटीएम, सो दिस इज नॉट एट एसटीपी। तो अपन क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पीवी इक्वल्स एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, और प्रेशर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 एटीएम है, राइट? वॉल्यूम क्या दे रखा है, लीटर में लेना होता है, सो इट इज 0.35, 350 ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.35 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हाँ एक चीज और, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, गिवन मास जो कि 1 है अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं 1 अपॉन m, आर हम लोग जानते हैं इट इज 1/12, और टेम्परेचर T कितना है 273, so this becomes 0.7 is equal to 273 upon 12 m। so यदि हम इसको कैलकुलेट करें मोलर मास ऑफ गैस को, so this approximately comes out to be 273 upon 8.4, that is 32 ग्राम। ठीक है, तो ये निकल करके आता है 32 ग्राम गाइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। पीवी इक्वल टू एनआरटी से 32 ग्राम यानी कि मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो 32 ग्राम है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल का मास आएगा 32 अपॉन Na। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या आएगा, 32 अपॉन Na। अब चूंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मास ऑफ, जैसे डाई एटॉमिक A2 टाइप का होगा तो एक मॉलिक्यूल का मास में 2 एटम आएंगे। ठीक है ना, तो मास ऑफ 2 एटम्स, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है इसमें 2 एटम्स होंगे, आएगा 32 अपॉन Na। 2 एटम्स का मास आएगा 32 अपॉन Na, करेक्ट, कूल। तो मास ऑफ वन एटम क्या आएगा, 2 एटम का मास 32 अपॉन Na है, तो मास ऑफ वन एटम आएगा 16 अपॉन Na। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। हमने किया क्या है, P इक्वल टू एनआरटी यूज किया है, राइट? और उसमें हमने पहले मोलर मास निकाला, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स अपने को 32 दिया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हमने 32 अपॉन Na निकाल लिया, 2 एटम का मास हुआ क्योंकि इसमें डाई एटॉमिक है, 32 अपॉन Na, तो एक एटम का 16 अपॉन Na हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, दैट इज 16 अपॉन Na। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज अगेन टेकन फ्रॉम जेई प्रीवियस ईयर पेपर, वो जेई का ही क्वेश्चन है। इट हैज बीन आस्क्ड इन 2012, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड H2X, इसका मोलर मास दिया है आपको 80 ग्राम।
इसका मोलर मास क्या दिया है 80 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट having density is equal to 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, assuming no change in solubility upon dissolution, assuming no change in solubility upon dissolution, calculate the molality of a 3.2 molar aqueous solution। So guys, let us try and answer this question। देखो यहाँ पर नई बात क्या है, यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते आए थे हमें सोल्यूशन का डेंसिटी नहीं देता था, यहाँ पर इन्होंने सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया है। तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस, वी हैव बीन गिवन, और ये जेई का ही क्वेश्चन है 2014 का। तो इसमें हमने क्या नया क्या देखा है चीज, यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया है, ना कि सोल्यूशन का। तो ये थोड़ी नई बात है हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखो मोलैरिटी दिया है, तो हम यहाँ फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज करना नहीं है। 3.2 m यानी कि 3.2 मोलर, इसका मतलब हुआ 3.2 मोल सल्यूट इन 1000 ml सोल्यूशन। अब देखो इसमें बोला गया नो चेंज इन सोल्युबिलिटी, इसमें नो चेंज इन सोल्युबिलिटी नहीं है, दिस इज नो चेंज इन वॉल्यूम, assuming no change in volume upon dissolution है। यानी इसका मतलब क्या है, तुमने सॉल्वेंट था उसमें सल्यूट डाल दिया, ठीक है, तो सोल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम यदि V2 है और इसका यदि वॉल्यूम V1 है तो वो सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे सोल्यूशन है। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम सॉल्वेंट का जो है दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का आ गया 1000 ml। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्वेंट की दे रखी है 0.4, मास हमें सॉल्वेंट की निकालनी है और 1000 हमें पता है इसका वॉल्यूम है। कूल, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो इफ वी टॉक अबाउट द मास ऑफ सॉल्वेंट, सो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकल के आएगा 400 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में लिखोगे तो 400 अपॉन 1000 विल बिकम हाउ मच, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4 किलोग्राम। तो अब देखो अपने पास क्या है, मोलैलिटी निकालनी है अपने को। तो 3.2 मोल सोल्यूट है और 0.4 kg सॉल्वेंट है, so this becomes 8। So the answer to this question is 8। अब देखो इसमें ट्रिक क्या थी, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि सोल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। एडवांस में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, एडवांस में आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से पढ़ना होता है, वो कहीं भी आपको क्वेश्चन में घुमा सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, मतलब पानी में जब सल्यूट घुलेगा तो इस प्रोसेस में आपको ये मानना है कि जो वॉल्यूम है उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, उसमें वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस नहीं होने चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं है ऐसा हमें अज्यूम करना है ना। और तो हमें यदि मोलैरिटी दी हुई है तो हमें मोलैलिटी निकालनी है। यहाँ पर नया क्या है, नया कुछ भी नहीं है, पहले हम सोल्यूशन के लिए देते थे, यहाँ पर इन्होंने सॉल्वेंट के लिए दे दिया है। तो मोलैरिटी 3.2 का मतलब 3.2 मोल सोल्यूट है 1000 ml सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन सेम है 1000 ml, तो अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे अपन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं 0.4 kg, और मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सो दैट विल बिकम 8। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। there are multiple sources, आप पिछले साल के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस सोर्सेस, तो उतना आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। सो आई होप यू गाइज विल प्रैक्टिस
and we'll meet in the next session, and our topic will be atomic structure. ठीक है, तो हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए सेशन में, and the topic will be atomic structure. So guys, that's for the today's session. We'll meet in the next session.